स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे डे 9 के अंदर। आपको पता है हम एक मिशन पे हैं, क्रिएट योर लाइफ इन 40 डेज। आज डे 9 है। आज हम मनी के कुछ ऐसे रूल्स डिस्कस करेंगे जिसे आप समझ गए तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत कम लोग होते हैं जो सीखने पर फोकस करते हैं। अगर आप सीख रहे हैं तो इम्प्लीमेंटेशन भी कीजिए, नोट्स बनाइए सारे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को हिट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना कर दें। स्टार्ट करते हैं। मनी रूल्स की बात आती है तो बात आती है कि हमें सबसे पहले इनके बेसिक्स और एडवांटेज को समझना होगा। बेसिक्स आपको पता है कभी भी स्कूल एंड कॉलेज में नहीं पढ़ाए गए, कभी भी किसी ने बात नहीं करी इस बारे में कि हमें बेसिक्स पे काम करना चाहिए, हमें पैसे के नियम को समझना चाहिए। किसी ने बात नहीं करी। अगर मैं सैलरी की आपकी बात करूं, आप सैलरी अर्न तो कर रहे हैं मगर वो खर्च हो जा रही है। आप सैलरी किसके लिए कमा रहे हैं? आप कमा रहे हैं रेंट देने के लिए, घर का किराया जाएगा, या आप इंस्टॉलमेंट देने के लिए कि होम लोन की इंस्टॉलमेंट जाएगी, बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर की ग्रोसरी के लिए, और भी बहुत छोटे छोटे खर्चे हैं जहां पर आपका पैसा जा रहा है। कभी आपने सोचा है कि आपने अपने लिए कुछ बचाया है? कभी भी आपने अपने लिए कुछ नहीं बचाया। मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी स्टोरी से आप समझेंगे अच्छे से, और ध्यान से सुनिएगा। एक पर्सन होता है जिसका नाम है रामू। वो कभी भी अपने लिए कुछ नहीं बचाता। वो जिंदगी में जितना भी पैसा कमाता है वो अपने सारे खर्चों को पूरा करने में लगा देता है। जब लास्ट में उसे लगता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि सबसे पहले उसकी जॉब चली जाती है, घर चला जाता है, इंस्टॉलमेंट पे होता है, तो वो गिरवी ही होता है, पूरी तरीके से वो ख़त्म हो जाता है और वो रोड पर आ जाता है, क्योंकि उसने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं बचाया था। अब आप भी चाहते हो कि ऐसी बुरी कंडीशन कभी ना आए, तो अपने लिए सबसे पहले चाहे कुछ भी अमाउंट हो, वो अपने लिए पे योर सेल्फ फर्स्ट। इसका रूल याद रखें, मतलब कि आपकी सैलरी में से खुद को पैसे दें। एक छोटा सा एग्जांपल और समझाती हूँ। कई बार क्या होता है, आपने बिजनेसमैन को देखा है। बिजनेसमैन कैसे काम करते हैं, वो उसी बिजनेस में रहते हैं बट अपने नाम पे वो सैलरी लेते हैं। पूरा बिजनेस उनका है, फिर भी वो अपने नाम पर थोड़ी सैलरी जरूर लेते हैं। अब ये तो एक बड़े सेगमेंट में बात चली गई। आप छोटे सिनेरियो में कैसे करेंगे? अपने आप को कुछ ना कुछ एक छोटा सा पे जरूर करें। चाहे वो आपके नज़र में 15% हो सकता है, 20% हो सकता है, 5% भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है, मगर अपने आप को ज़रूरी है कि आप अपने लिए कुछ पे करें, जिससे कि आपके पास जब बहुत खराब समय चल रहा हो तो आपके लिए वो राशि हो या आपको खुशी मिले। देखिए, जब आप रेंट देते हैं तो ओनर को खुशी मिलती है, जब आप वाइफ को खर्चे देते हैं तो वाइफ को खुशी मिलती है। आप देखेंगे बच्चों को अगर आप खर्चे देते हैं या पॉकेट मनी जिसे कहते हैं, तो उन्हें भी खुशी मिलती है। आप घर में सारा सामान लेकर आते हैं तो सभी को खुशी मिलती है। आपकी खुशी कहाँ है? आप अपने लिए कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। आप बहुत ज़्यादा परेशानियों में रहते हैं। बहुत बार मैंने देखा है, अपने फादर को मैंने देखा है, वो सभी के खर्चे पूरे करते थे, मगर उनके लिए उनके पास कभी भी अच्छे जूते, अच्छे कपड़े या अच्छा मोबाइल भी नहीं होता था, क्योंकि वो कभी अपने लिए पैसा निकालते ही नहीं थे या खुद को पे करते ही नहीं थे। तो वो अपने लिए खर्चे कहाँ से करते? उन्हें लगता था कि मैं सबके लिए कमा रहा हूँ। और लाइन भी ऐसे ही मिडिल क्लास लोग यूज़ करते हैं कि मैं कमा किसके लिए रहा हूँ। देखिए, लाइन अच्छी लगती है बोलने में, आप सभी के लिए कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अपने लिए भी तो सोचिए। आपके लिए कौन सोचेगा? आपके लिए कौन सोचेगा? आपकी भी कुछ ज़रूरतें हैं, आपकी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, आपकी भी कुछ इच्छाएं हैं। अभी पूरी कब होंगी? ये जब भी पूरी होंगी जब आप अपने लिए कुछ पे करेंगे। इसलिए ये पैसे का पहला नियम है कि अपने लिए कुछ ना कुछ पे ज़रूर करें। जब आप पे करते हैं ना तो आपको अच्छा लगता है कि आज मैंने अपने लिए 10% निकाला, 5% निकाला, अब मेरे पास इतने रुपए हो गए, मैं इसका ये चीज़ लेकर आऊँगा। वो आपको खुद सेल्फ स्टेप उठाना पड़ेगा, क्योंकि काम आप कर रहे हो ना अपने घर में, इसलिए।
फिर आता है सेकंड, इसमें आता है कि आपको ध्यान रखना है और साथ ही साथ पढ़ना भी है इन्वेस्टमेंट के बारे में। पैसे का बहुत अहमपूर्ण नियम है, जितने भी लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं उसके बारे में कि इन्वेस्टमेंट करते कैसे हैं, कहाँ कहाँ करनी सही होगी, कहाँ कहाँ पैसे हमें लगाने चाहिए, क्या हम पैसे को वेस्ट तो नहीं कर रहे, हमें मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो वो सीखते हैं। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो सीखिए, क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अभी कुछ समय पहले की बात है जब मुझे गोल्ड के बारे में पता नहीं था, लगभग 1 से 2 साल पहले की बात है ये, ठीक है। मुझे गोल्ड के बारे में पता नहीं था कि गोल्ड लेते हुए हमारे पैसों का नुकसान होता है। जो हम फिजिकल गोल्ड लेते हैं, लाइक हम कोई भी ज्वेलरी बनवाने जाते हैं, जब मैंने उसके बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला जीएसटी लगती है, मेकिंग चार्जेस लगते हैं, जब आप सोने को सेल करने जाते हैं तो कुछ परसेंटेज वहाँ पर कट जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। मैंने देखा कि फिजिकल गोल्ड से बेटर तो डिजिटल गोल्ड है। ये गोल्ड बॉन्ड्स से बहुत सारे आते हैं, ये आप ETF में जाकर अपने पैसे का इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप अगर सेविंग अगर थोड़ा सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर बड़ा सोचते हैं तो बहुत बेहतर है। बड़े से मतलब आता है कि आप रियल इस्टेट के बारे में सोच सकते हैं। रियल इस्टेट में भी एक रीट्स करके एक संस्था होती है, उसमें आप 500, 1000 रुपये, 1500 करके भी रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आप जब इन्वेस्टमेंट के सिनेरियो देखेंगे ना, तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के सिनेरियो हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि गलत इन्वेस्टमेंट ना हो, और गलत हो गई है तो सही किस तरीके से हो सकती है। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पर FD को समझते हैं, RD को समझते हैं। बैंक जाओगे तो बैंक की नज़र में FD RD से बड़ा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर आपको लगता है कि बहुत बढ़िया है, वहाँ पर पैसा आप लॉक कर सकते हो, जो कि आपके इस्तेमाल का ना हो अभी, आप उसे लॉक कर सकते हो। बट आप सोचो कि वो इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न दे रही है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 10% से ज़्यादा तो इन्फ्लेशन ही है। वहाँ पर आपको 6-7% मिलता है। 7% भी आज 2 साल की FD में जहाँ तक है कि अभी चल रहा है कि 2 साल की अगर आप करवाते हो तो 7.25 आई थिंक। तो आप ये सोचिए कि 2 साल और 7%, और इन्फ्लेशन वो कहाँ है। सरकारी इन्फ्लेमेशन पे मत जाओ, जो आपको बताते हैं कि 6% चल रहा है, 5% चल रहा है। अगर आप सारी चीज़ों पे औसत लगाओगे तो आपका 5 से 6% ही आएगा, मगर उस सारी चीज़ों में, मतलब कि 100 चीज़ों पे जो औसत लगाया गया है, क्या वह 100 चीज़ें आपके काम की है? तो आपको पता चलेगा कि 80% चीज़ें मेरे काम की नहीं है, 10 से 20% चीज़ें ही मेरी डेली मर्रा में यूज़ आती है, वो मेरे काम की हैं। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो इन सारे सिनेरियो को ध्यान रखते करें, और इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। मिडिल क्लास कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, उसे इन्वेस्टमेंट करने से डर लगता है। उसे लगता है ऐसा ना हो कि मेरा पैसा खराब हो जाए, या जब मेरी उम्र बूढ़ी हो जाए तो मैं उसका इस्तेमाल ना कर पाऊँ। या लोग कहते हैं कि 10 साल 20 साल किसने देखे हैं। आई नो किसी ने देखे नहीं है, मगर आप कल को प्लान तो कर सकते हैं। अगर आज आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो क्या करेंगे? या तो उस पैसे को FD RD में लगाकर आग लगा देंगे, घर में रखेंगे। गोल्ड में ऑलरेडी पैसा घटता है तो क्या करेंगे? रियल एस्टेट में भी कर नहीं पा रहे। आपको इन्वेस्टमेंट के और भी सोर्सेज देखने हैं। अगर आपको RD में ही पैसे डालने हैं और 1000 रुपये डालने हैं तो आप SIP की तरफ जा सकते हैं। SIP में क्या होता है, आप 1000 रुपये से ही शुरुआत कर सकते हैं, बट वो रिटर्न अच्छा देती है। अगर आप अच्छी कंपनी या अच्छा सब कुछ चूज़ करते हैं तो आपको रिटर्न बेहतर मिल जाता है। RD से कई गुना बेहतर रिटर्न आपको मिलता है। अगर आपको मंथली 1000 रुपये इन्वेस्ट करना है, बट इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें जिससे कि आपका पैसा बहुत जगह से आपको मिले। जैसे कि पुराने समय में क्या होता था, मम्मी छुपा के रखती थी पैसों को, चावल के डिब्बे में या आटे के डिब्बे में या कहीं अपने पास, और जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी तो वो पैसा निकाल कर आपको देती थी। अब उनके पास वो नॉलेज नहीं थी कि पैसे को इन्वेस्ट भी किया जा सकता है। बहुत कम फीमेल इस बात को समझ पाती हैं कि पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, मगर आपको समझना है कि हाँ, पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। आप थोड़ा सा अलग हैं क्योंकि आप क्रिएट योर लाइफ इन 40 डेज में कनेक्ट हैं।
अगर आपको सीखना है कि पैसे को इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, पैसा आप जोड़ नहीं पाते हैं, पैसा आपके पास रुकता नहीं है, आप चाहते हैं ज़ीरो सेविंग्स को लेकर मैं सेविंग्स को बढ़ाऊं, मैं कैसे मल्टीपल इनकम सोर्सेज पर काम करूं, आप ये सब सीखना चाहते हैं तो आपके लिए गेटिंग रिच विद सुपर इजी ये बहुत अच्छा, अभी तक लगभग 25,000 लोगों की लाइफ ये चेंज कर चुका है। बहुत सारे लोगों ने इसको सीखा है, इम्प्लीमेंट किया है और लाइफ को चेंज किया है। क्योंकि जब आप कुछ अमाउंट अपने लिए पे करते हैं तो आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत छोटा सा इसका प्राइस है, इतना बड़ा प्राइस नहीं है कि आप अफोर्ड ही ना कर पाओ, बहुत छोटा सा प्राइस है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं और सीखना समझना चालू कर सकते हैं। बस आपको अपनी लाइफ के लिए एक स्टेप लेना है कि आपको डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करना है, लिंक चेक करना है और उसे इनरोल करना है, जैसे और लोग कर चुके हैं। तो मिस मत कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको चेक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जब हमने ये सारी चीज़ें सीख ली है, जब हमने ये देख लिया है कि हाँ इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, तो फिर आता है कि पैसा कहाँ से आएगा। कुछ लोग बोलते हैं, कमेंट में एक रिसेंटली कमेंट आई थी मेरे पास कि मैम इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा होना चाहिए। अब पैसा आप कैसे करोगे, आपको मेक मनी रूल पर काम करना है, आपको पैसा कमाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि पैसा आपके पास कहीं से ऑटोमेटिकली आएगा, आपको पैसा कमाना पड़ेगा। जब आप पैसे को कमाते हैं तो आपका पैसा आपको दिखता है, मेरे पास आज एक्स्ट्रा पैसा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आप 25 से 30 हज़ार रुपये की सैलरी पर अभी काम कर रहे हैं तो कुछ और करने लगिए, नहीं, बट आप एक छोटा सा सिनेरियो देख सकते हैं कहाँ से मैं पैसे कमाऊँ। क्योंकि उससे क्या होगा, आप जब एक्स्ट्रा पैसे कमाते हो या पैसे नहीं कमाते हो, आप कमाने जा रहे हो तो आपके पास एक घमंड होगा। पैसे कमाना एक कॉन्फिडेंस को लेकर आता है, राइट। जब आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं तो आपको मन होता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया, सेविंग भी इन्वेस्टमेंट भी। बट आपको पैसा कमाना खुद से शुरू करना पड़ेगा, कोई आपको पुश नहीं करेगा। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग ये वेट करते हैं कि कोई उन्हें आएगा बताएगा कि कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता। आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको पैसे कमाने हैं तो खुद से काम करना पड़ेगा। कोई आपको बताने नहीं आएगा कि बुरे वक्त में ये होने वाला है, ये पैसे कमाओ ज़्यादा, नहीं। दुनिया तो और चाहती है कि आप पैसे कभी ना कमाओ, बट आपको समझना पड़ेगा कि पैसे कमाना पड़ेगा। फिर आता है इसमें मनी का अगले रूल जो आता है, आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना पड़ेगा। व्हाट इज द इमरजेंसी फंड? इमरजेंसी जैसे नाम से ही आप समझ रहे हो ना, आपातकालीन फंड। अब इसका एक कमाल का कॉन्सेप्ट समझना क्या होता है। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना भी है, जानते भी हैं, करना भी चाहते हैं मगर करते नहीं है। इमरजेंसी फंड आपको सिखाता है, समझाता है कहीं ना कहीं कि आपका एक सिगमेंट रूल होता है। लाइक आप 20,000 रुपये अभी कमाते हो तो आने वाले 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने के लिए आप प्लान कीजिए। आपको वो अमाउंट अलग से जोड़ कर चल रही है, या आपको प्रिपेयर करना है कि मुझे एटलीस्ट 6 महीने का इमरजेंसी फंड, अगर मेरा बुरा समय चल रहा होगा तो ये इमरजेंसी फंड मेरे लिए काम आएगा। अब इमरजेंसी फंड कुछ भी हो सकता है, आप महीने का 5,000 भी निकाल सकते हैं, आप अपनी सैलरी का अमाउंट भी निकाल सकते हैं, या आप एक्स्ट्रा कमा कर भी इमरजेंसी फंड तैयार कर सकते हैं। कुछ लोग इस तरीके से भी इमरजेंसी फंड तैयार करते हैं कि अपना जो भी खर्चा है मंथली का, उससे 6 महीने में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सपोज आपका खर्चा अभी 10,000 रुपये है तो मल्टीप्लाई बाय 6 60,000 रुपये हो जाता है। कुछ लोग इस तरीके से भी करते हैं, लाइक उनका जो अभी सैलरी है, हाँ सैलरी है 12,000, 15,000 सैलरी है, 25,000 सैलरी है, तो उस सैलरी को ही वो 6 महीने के लिए प्लान करते हैं। बट ये वाला थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि बाकी खर्चे भी देने हैं ना। तो आप 2 से 3 या 5,000 रुपये एटलीस्ट प्लान करें और 6 महीने साल भर के लिए प्लान करें। थोड़ा बहुत आपके पास इमरजेंसी फंड रहेगा। जैसे जैसे आप करते हैं फिर इसको सैलरी तक लेकर जाएं, खर्चों तक लेकर जाएं, बढ़ाते चले जाएं, मतलब कि क्योंकि फिर वो आपकी ग्रोथ को दिखाता है। और ग्रोथ कैसे होगी? जब आप मल्टीपल तरीके से उसको करेंगे। फिर इसमें अगला सिनेरियो आता है कि आपको पैसे को ऑर्गेनाइज्ड करना होगा। फाइनेंस को ऑर्गेनाइज्ड करना बहुत बड़ा टर्म होता है। लाइक आप अभी कहीं पर भी हो,
आप अभी हो जहाँ पे आप अभी वर्क कर रहे हो, जो अभी काम कर रहे हो, उसमें आप अपना विजन देखो। आपको देखना है कि इससे मेरा फाइनेंस कितना बढ़ सकता है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक काम के साथ मल्टीपल काम पकड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो आप काम कर रहे हो ना, अगर आप उसे बेहतर तरीके से करो तो वो आपकी सैलरी परमानेंट रहेगी। ठीक है, वो तो परमानेंट हो गई, और काम बेहतर करोगे तो वो बढ़ेगी भी। बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और फ्रीलांसर हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, फ्रीलांसर हैं, जॉब भी करते हैं। वो जॉब के साथ साथ ऑलरेडी 40,000 रुपये वहाँ पर कमाते हैं वो, और उसके साथ साथ वो और जगह से कमाने की कोशिश करते हैं। जिसकी वजह से क्या हुआ, जब ऑनर को पता चला कि वो काम में अच्छी तरीके से रुचि नहीं ले रहे हैं या काम अच्छा नहीं आ रहा है, तो उन्होंने उसे जॉब से निकाल दिया। अब फ्रीलांसिंग का काम तो जानते हैं कभी कभी आता है, राइट। तो वो 5 से 6,000 रुपये पर अब सर्वाइव करने पे मुश्किल हो गई है उनके लिए। वो बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो मेरा मानना ये था कि आप जिस भी काम को कर रहे हो आप उसको बेहतर करो। पहले आप 40 कमा रहे थे, उसे 50-55 तक लेकर जाओ। ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हैं, उसको बढ़ाते हैं वो सैलरी को, क्योंकि वो समझते हैं कि जहाँ वो काम कर रहे हैं वो फिक्स आता है, उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे उसमें नहीं बढ़ाना सैलरी में, या मेरी सैलरी नहीं मुझे बढ़वानी है, तो आप फिर अदर काम की तरफ जा सकते हो। इसमें दोनों ही माइंडसेट काम करते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप किस में बेहतर काम करते हो। आपको ऑर्गेनाइज करना होगा, आपको हर तरीके से, ये मेरा ग्रोसरी का पैसा है, ये सेविंग का है, ये इन्वेस्टमेंट का है, ये मम्मी पापा के दवाइयों का है, ये घर का खर्चा है। अगर आप अभी से ऑर्गेनाइज करना सीख जाते हैं सारी चीज़ों को, और अपने लिए भी कुछ बचाते हैं, तो आपको कभी भी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता, या फाइनेंस के बारे में आपको परेशानी लेने की कभी जरूरत पड़ती ही नहीं है। फिर इसमें अगला रूल आता है आपका, आपको स्पेंडिंग लेस करनी है। मतलब अपने खर्चों को थोड़ा सा कम कर दीजिए, एक्सपेंसेस को कम कर दीजिए। बहुत कम लोग होते हैं जो इस बात को समझ पाते हैं कि खर्चों को कम कीजिए। देखिए, आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, क्या थोड़ा सा कम किया जा सकता है? जो फालतू खर्चे हैं क्या उसको कट किया जा सकता है? अगर आप खर्चे बढ़ाते जाओगे ना और कमाई बढ़ाओगे, तब भी आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि वो पैसा खत्म हो रहा होगा। इन दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर ज़्यादा कमा रहे हैं तो खर्च कम कीजिए, जिससे कि पैसा आपका ज़्यादा बचे। आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप वो चीज़ें देख रहे हैं ना कि मैं खर्चा भी बढ़ा दूँ, सैलरी भी बढ़ा दूँ, पैसे ज़्यादा होंगे, इम्पॉसिबल है। ये कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। खर्चों की एक पूरी सीक्वेंट रुचि बनाए, लिस्ट बनाए कि कितने रुपए मेरे कहाँ कहाँ खर्च होते हैं, कहाँ कहाँ से मैं कटौती कर सकता हूँ, कैसे मैं पैसों को बचा सकता हूँ, क्या ये फालतू खर्चा है मैं कम कर सकता हूँ क्या। हो सकता है कपड़े खरीदने आपकी अभी ज़रूरत ना हो, मगर आपको खर्चे ज़्यादा करने का एक शौक़ है, तो आप फालतू कपड़े लेकर आते हैं। क्या पता महंगा आईफोन आपकी ज़रूरत ना हो, बट आप फिर भी खर्चे करते हैं और लेकर आते हैं। थोड़ा सा अगर आप स्पेंडिंग को समझें, एक्सपेंस को समझें, तो आप ज़्यादा पैसों को बचा सकते हैं। कई बार क्या होता है, परिवार में कमाने वाले 1 से 2 पर्सन होते हैं, ठीक है, मगर खाने वाले 5 से 6 पर्सन होते हैं जो घर में बैकग्राउंड से घर में हैं अभी। ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली में हमेशा ऐसा ही होता है। अब आप इसमें एक चीज़ समझ सकते हैं कि जो आप देखा जाए, क्या खर्चों को कम किया जा सकता है, कुछ खर्चों को जो ज़रूरत के ना हो सकता है कि आप छोटे छोटे खर्चों पर कटौती कर लें तो पैसा बच जाए। कई बार ऐसा होता है जो घर पे रहते हैं या जो कमा नहीं रहे हैं, उन्हें लगता है कि दूसरों का पैसा खर्च करवा देते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा तो आ ही रहा है, क्यों ना इस पैसे को खर्च कर दिया जाए। उनके माइंड की ऐसी सेगमेंट काम करता है कि क्यों ना इस पैसे को खर्च कर दिया जाए। अगर आप ये सोचो कि वो पैसा भी आपका ही पैसा है, उसे आप बचाएं और पैसे को दुगनी तरीके से बचाएं, खर्चे को कम करें, तो आप वह परिवार बन जाते हैं जिसके पास बुरे समय के लिए एक्स्ट्रा मनी होती है।
और वो भी बिना कुछ करे। हो सकता है कि आपको कमाने की जरूरत ना पड़े अगर आप इस थोड़े से माइंडसेट को चेंज कर दें कि क्यों ना हम पैसे बचाने पर काम करें। जब वो बुरा वक्त आएगा तो आप भी 5-6 हज़ार रुपए की हेल्प कर सकते हैं। मैं छोटी अमाउंट बोल रही हूँ मगर ये अमाउंट बहुत बड़ी होती है। मेरी दादी ने मुझे बताया था कि उन्होंने इसी अमाउंट को जोड़ जोड़ के पैसा बचा बचा के मेरे पापा को बुरे समय में उस आज से 10-12 साल पहले 60 से 70 हज़ार रुपये दिए थे। अभी सोचो वो अमाउंट उस टाइम पर और इतनी बुरी कंडीशन में कितनी बड़ी हो सकती थी उनके लिए, बड़ी थी भी। तो आप क्या थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं, चेंजेस कीजिए लाइफ में। अगर आपको आगे जाना है तो अपनी फाइनेंस के बारे में अपनी फैमिली को बताकर चलिए, छुपाने से क्या होगा। आपके वो साथी हैं, आपको हेल्प करेंगे वो लोग। बैठाइए, उन्हें बताइए कि मेरे घर में ऐसे ऐसे कंडीशन चल रही है, मैं ऐसे ऐसे प्लान कर रहा हूँ, विजन देख रहा हूँ, गोल बनाया हुआ है मैंने, क्यों ना इसे बैठकर करें, क्यों ना साथ मिलकर करें। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको हेल्प नहीं करेंगे। और जब साथ मिल जाएंगे सभी लोग तो आप हर बाजी को जीतेंगे। आपको बस यही आपको मन में और उनके साथ यही एक स्लोगन बनाना है कि हम साथ चले तो जीतेंगे, जिससे कि एटलीस्ट आप उन चीज़ों को समझ पाएं कि खर्चे कम कैसे किए जाते हैं, फैमिली कैसे आगे बढ़ती है, इन चीज़ों को कैसे बिल्ड किया जाता है। फिर आता है आपको पैसे से नफरत करना बंद करना होगा। कुछ लोग होते हैं, या ऐसे मैं कहूँगी अधिकतर लोग होते हैं, जो कहते हैं पैसा बर्बादी लाता है, पैसा दुख लाता है, पैसे से हर चीज़ खरीदी नहीं जा सकती, पैसा मायने नहीं रखता, क्या पैसा खुशियाँ नहीं लाता। थोड़ा सा इन लाइनों को दिमाग में रख के ये सोचिए, क्या ये सच है? हो सकता है कि पैसा 0.1% नहीं लेकर आ सकता, मगर 99% सारी चीज़ें पूरी पैसों से ही होती हैं। अगर आपको मंदिर जाना है, पैसे चाहिए। अगर आपको हॉस्पिटल में कोई दिक्कत आ जाती है, पैसे चाहिए। अगर आपको बच्चे को अच्छा पढ़ाना भी है, पैसे चाहिए। रहने के लिए पैसा चाहिए, खाने के लिए पैसा चाहिए, कहीं जाने के लिए पैसा चाहिए। तो आप ये सारी चीज़ें क्यों बोल रहे हो? पता है कि कौन बोलता है? जो एक तो पैसा कमा नहीं रहा और ऊपर से खाली है। उन लोगों ने ये सेगमेंट तैयार करे हैं। वरना आप अपने आप से पूछो, क्या ये सच्चाई है? जो आप बोल रहे हो, क्या ये सच्चाई है? क्या पैसा सच्ची में ही दरार लेकर आता है? देखिए, पैसा एक टूल है, आप जैसे इस्तेमाल करेंगे वैसा ही होगा। जैसे चाकू एक टूल है, अब आप बुरे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो बुरा होगा, और अगर आप सब्जी काटते हुए उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छा है, क्योंकि आप खाना बना रहे, राइट। तो वो एक टूल है। अगर आप उसे बुरा भला मानने लगेंगे, बुरा बोलने लगेंगे, तो आपके पास कभी भी पैसा रुकेगा नहीं, खर्च हो जाएगा। इसलिए पैसे को बुरा भला मत बोलिए। पैसा और उन्नति की तरफ आपको लेकर जाएगा। बस पैसे से प्यार कीजिए। इतना मत कीजिए कि आप सबको छोड़ दें, मगर इतना ज़रूर कीजिए कि आपके पास पैसा अट्रैक्ट हो, राइट। फिर आता है आपको विज़न सेट करना होगा। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो विज़न सेट कीजिए, मुझे कितना कमाना है, कहाँ तक जाना है, कितना बचाना है, या मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी होगी। जब आप प्लानिंग के साथ अपना पूरा गोल सेट कर कर चलते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी प्लानिंग फेल हो जाए। बहुत कम लोग हैं जो इन बातों को समझ पाते हैं कि दूर जाने के लिए गोल ही काम आते हैं। लोग क्या करते हैं, गोल कभी भी लिखते नहीं हैं, दिमाग में रहता है, हाँ मेरे पास गोल है, मगर आपको लिखिए उनको कि मुझे महीने का इतने रुपए कमाने हैं, या मुझे इतने रुपए बचाने हैं, इन्वेस्टमेंट इतनी करनी है, या हर जगह छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करनी है। जब आप गोल्स पर काम करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो वो काम पूरी तरीके से होता है। हमारे साथ एक कॉल एग्जीक्यूटिव काम करते थे थोड़े समय पहले। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गोल बनाया कि वो काम को पूरी शिद्दत और पूरी लगन से करेंगे। उन्होंने खुद से गोल बनाया कि मुझे अपनी सैलरी को लगभग 18,000 रुपये लेकर जानी है।
हमारे पास उन्होंने सोचा कि वो 18,000 रुपये तक अपनी सैलरी को लेकर जाएंगे। नए नए थे काम में इसमें, फिर भी उन्होंने पूरी मेहनत करी, पूरी शिद्दत से उन्होंने दिन रात काम किया। मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि वो इतना बेहतर काम कर रहे हैं, बेहतर रिस्पॉन्सिव काम किया, लोगों से कनेक्ट किया, बहुत अच्छा रिजल्ट उन्होंने निकाल के दिया। मेरा खुद मन हुआ कि मुझे उनके लिए बोनसेस प्लान करने चाहिए, मुझे उनकी सैलरी बढ़ानी चाहिए, और वो काम मैंने किया भी, क्योंकि वो मेहनत कर रहे थे। जब आपके पास एक गोल होता है ना, तो आप उसे अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं, और जब आप मेहनत करते हैं तब वो काम बढ़ जाता है। आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उसमें कहीं पर भी ये चीज़ें मत आने दीजिए कि आपको कोई कहे या आपको किसी की बात सुननी पड़े। आप बेहतर अपनी तरफ से काम कीजिए। कहते हैं रिजल्ट पे फोकस ना कीजिए, मेहनत पे पूरी अगर आप लगन लगा देते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका काम बढ़े नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ज़्यादा पैसे कमाए नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता जो अपने गोल सोचे वो पूरे होना। इसलिए गोल के साथ काम करें। इसमें जब आप सेविंग करते हैं ना, इसमें यही वाला रूल काम करता है। जब आप सेविंग करते हैं तो मैटर नहीं करता कि आप कितनी सेविंग कर रहे हैं, राइट, मैटर नहीं करता कि आप कितनी सेविंग कर रहे हैं, मैटर करता है कि आप कितना कमा रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि सेविंग से पैसा बढ़ता नहीं है, सेविंग से रुक जाता है, होल्ड हो जाता है, लॉक हो जाता है। बढ़ेगा आपका इन्वेस्टमेंट से। ज़्यादा कैसे आएगा? पैसे कमाने से। तो ये तीनों ही चीज़ें एक साथ लिंक है, पैसा ज़्यादा कमाना, बचाना और फिर पैसे को इन्वेस्ट करना, जिससे कि आपके पास पता चले कि हाँ इस तरीके से मेरे पास पैसा रुकता है, आता है, बचता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो लोग समझ नहीं पाते। लास्ट रूल की तरफ चलेंगे। लोन से दूरी बना ले। बहुत कठिन रूल बता रही हूं मैं आपको। लोन से दूरी बना ले। आज के समय में लोन लेना बहुत ही इजी हो चुका है, तो लोग लोन की तरफ जाते हैं। अगर बड़ा फ़ोन लेना है, महंगा फ़ोन लेना है, लोन लेंगे। घर लेना है, लोन की तरफ। कार लेंगे, लोन की तरफ। और अब तो चलता फिरता लोन उनके पास है, दैट्स कॉल्ड इज क्रेडिट कार्ड। अब आप सोचिए, आप एक कर्जे में हैं, कर्जा ले रहे हैं। आप जितनी जल्दी सोचते हैं ना कि मुझे लोन मिल जाएगा, कर्ज मिल जाएगा, वो उतना ही ये समझिए आपकी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है। मेरे चाचा जी हैं, वो अभी 2 महीने पहले अपना घर बेच रहे थे। मैंने पूछा आप घर क्यों बेच रहे हो, क्या बात हो गई? उन्होंने मुझसे बोला कि उनके ऊपर कर्ज हो चुका है, मंथली इंस्टॉलमेंट जाना भी मुश्किल हो रहा है, कर्ज हो चुका है, तो वो बेचना चाहते हैं उसे। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कर्ज के तले दबे रहते हैं। अगर वो 25,000 रुपये कमा रहे हैं तो 15,000 रुपये कर्ज में जा रहा है। घर बड़ी मुश्किल से चल पा रहा है, मगर कर्ज पूरा बरकरार है। बहुत लोग तो कर्ज भी नहीं भर पाते। मेरे भैया आए, वो इतना कर्ज में उनको आदत है लोन लेने की हर जगह से। उनके घर का खर्चा 10,000 रुपये है, कमाते वो 25,000 रुपये है, मगर जो उनका लोन भारी देना है वो लगभग 45,000 रुपये रहता है, जिसकी वजह से वो चढ़ता रहता है, इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, वो चढ़ता रहता है, इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। कभी उन पे बिजली का बिल ज़्यादा हो जाता है, बिजली का बिल कैसे पे करेंगे, वो पे नहीं करते। 2-3 महीने हो जाते हैं, वो पे ही नहीं करते, वो बढ़ता रहता है। किसी के पैसे ले रखे हैं, उसे पे ही नहीं कर पाते, वो बढ़ता रहता है। अब आपको ये समझना होगा कि ये जो कर्ज लेने की आपकी आदत है उसे ख़त्म करना होगा। आपको पता है बिजनेसमैन भी लोन लेते हैं, मगर वो इस चीज़ को समझ जाते हैं कि कितना लोन लेना चाहिए, कहाँ से दूंगा और कैसे मैं इसको पूरा करूंगा। वो लोन जब लेते हैं, उनके अमाउंट बैंक में इतना पड़ा होता है, जब वो बाहर से लोन लेते हैं कि ये जो अमाउंट है ये तो मेरा कमाकर मुझे पैसा देगा, इन्वेस्टमेंट में लगा हुआ है, दूसरी तरफ मैं लोन ले लेता हूँ जो कम इंटरेस्ट रेट पे मुझे मिल जाएगा, तो पैसे बच जाएंगे। ऐसा वो सोचते हैं और होता भी है। बस मिडिल क्लास और बिजनेसमैन में एक फ़र्क होता है। मिडिल क्लास अपने एक्सपेंसेस को देखते हुए सारे खर्चे करता है, और जो बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने लोन की तरफ जाता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने आपके साथ 9 से 10 मनी के रूल आपके साथ शेयर करे हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से शेयर कीजिए उनके साथ जो पैसे के नियम को समझते नहीं है, जो आप चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ चेंज हो सके। क्योंकि आपको पता है आप और हम एक मिशन पे हैं, क्रिएट योर लाइफ इन 40 डेज, जहां पर हम बात करते हैं स्किल्स की, हैबिट की, इनकम की, मेंटल स्ट्रेस की और भी बहुत कुछ हम बातें करने वाले हैं इन 40 दिनों के अंदर। तो बने रहें। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं प्लेलिस्ट क्रिएट योर लाइफ इन 40 डेज। वहां जाकर इससे पहले की सारी सीरीज बाय वीडियोस आपको मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे चेकआउट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप भी अपना माइंडसेट डेवलप कर रहे हैं। आपको पता है जब आप कुछ अमाउंट पे करते हैं तो आप इम्प्लीमेंट करते हैं और इम्प्लीमेंट करने से लाइफ चेंज होती है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, बहुत छोटा सा अमाउंट है, जाकर चेकआउट करें, उसको लें, इनरोल करें और फिर हम मिलेंगे लास्ट। क्योंकि जब आप इसे पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं तो फिर हम 1-to-1 सेशन कंडक्ट करते हैं, जिसमें मैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाने में आपकी हेल्प करती हूँ। तो एक स्टेप तो बनता है। शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं अगले दिन के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।